जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो में आपकी जो सेकंड वाली किताब है बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में समझने वाले हैं, यानी कि वन शॉट रिवीजन है आपकी सेकंड वाली किताब का। ठीक है, और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आपकी इस किताब से ज्यादातर पूछे गए हैं, जो कि मेनली आपके 8 नंबर वाले होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ हमने 5 से 7 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे आपके लिए मैंने इसका जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है ना, पार्ट नंबर 1 वो बनाया हुआ है जिसमें आपको 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने समझाए थे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष तथा विठल मंदिर का वर्णन, तो विरूपाक्ष मंदिर का हमने पहले देखा था, फिर विठल मंदिर का हमने देख लिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आईने कौड़ी के बारे में, तो अवध फजल की आईने कौड़ी की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, फिर इसकी कुछ कमियां थी वो हमने देख ली थी। तो मतलब पिछली जो वीडियो थी ना आपकी पार्ट नंबर 1 की, उससे जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध कैसे थे, ये हम समझ चुके थे पिछली वीडियो में। ओके, तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के। वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला के बनता है क्वेश्चन नंबर 9। मुगल कालीन जमींदारों की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। सिंपल सा मैं क्या बताना बच्चों कि मुगल साम्राज्य में, मुगल काल में जो जमींदार थी इनकी स्थिति कैसी थी, या फिर इनकी भूमिका क्या रही थी, क्या रोल था इनका मुगल अंपायर में, वो समझाना। ठीक है, तो भाई ये जो प्रश्न है ये 10 साल के बोर्ड के पेपर में 8 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसे मैं आपको एकदम कहानी के तरीके से समझाऊंगा। अब कहानी के तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी एक पिरामिड की, ठीक है ना, यानी कि एक त्रिभुज की जिसके टॉप पर यहाँ पर आता है जमींदार। ठीक है, टॉप पर आ जाएगा यहाँ पे बच्चों जमींदार। ओके, चलिए अब आंसर देखते हैं। तो मुगलकालीन गांवों में सामाजिक संबंध के पिरामिड में जमींदार इसके संतरी शीर्ष का हिस्सा थे। यानी कि अगर कोई भी इतिहास, गांव के इतिहास को पढ़ता है मुगल काल के, तो वो ये पाता है कि गांव के इतिहास में सबसे बड़ा जो व्यक्ति कोई था, ठीक है, जिसका समाज में सम्मान होता था या फिर जो भी सबसे टॉप पे रहता था, वो बंदा था जमींदार। ठीक है, अब क्यों था ये समझो अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला बच्चों मिल्कियत। कैसे भाई, जमींदारों के पास में ना अपनी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी जिस पर ये क्या करते थे, दिहाड़ी के मजदूरों से काम करवाते थे, या फिर जमींदार जिसको ऋण देते थे वो चुका नहीं पाता था, उधार नहीं चुका पाता था, उस बंदे से पराधीन मजदूरी करवाते थे। तो एक तरीके से क्या था कि मुगल काल में ये जो जमींदार होते थे इनका जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स था वो था कृषि यानी कि खेती। लेकिन ये खुद खेती नहीं करते थे, ये खेती करवाते थे मजदूरों से। ठीक है, अब पहले तो ये हो गया मिल्कियत का। दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे बच्चों राज्य की ओर से कर वसूली। राज्य ने, सरकार ने, राज्य सरकार ने, यानी कि जो राजा हुआ करते थे वो जमींदारों को ना गांव के लोगों से कर वसूली का काम देते थे। ठीक है, और साथ ही राजा थोड़ा बहुत पैसा वैसा इन जमींदार को प्रोवाइड करवा देता था। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। अब जब जमींदार को कर वसूली का कार्य दिया गया तो लोगों के बीच में ना जमींदार को लेकर एक बहुत ही एक कड़ी स्थिति बन गई। ठीक है ना, एक छवि बन गई कि इसीलिए अब क्या करना होगा कि ये हमसे कर वसूलता है तो हमें थोड़ा सामाजिक आर्थिक सुविधा ऐसी देनी चाहिए ताकि कभी कभी पैसा वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो ये मैनेज कर लेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। जमींदार के पास में उसकी जो जमीन होती थी वो अपनी मर्जी से किसी को बेच भी सकता था। सबसे बड़ी इसकी स्थिति है कि राजा पर इसको निर्भर नहीं होना पड़ता था, इसके लिए खुद बेच सकता था, किसी के नाम भी कर सकता था, गिरवी भी रख सकता था। ठीक है, अब जमींदारों के पास में सैनिक संसाधन भी होते थे क्योंकि ज्यादातर जमींदारों के पास में अपने बड़े बड़े किले हुआ करते थे। देखो भाई, क्यों नहीं होगा भाई, बड़े पायदान पे लोगों के पास में झोपड़ी तक नहीं होती थी, तब ये जमींदार बड़े बड़े किलों में रहता था। ठीक है, इसके पास में अपनी बड़ी बड़ी सैन्य टुकड़ियां होती थी, इसके पास में घुड़सवार, तोपखाने, पैदल सिपाहियों के जत्थे हुआ करते थे ताकि अगर कोई भी उसके गांव पे आक्रमण करे तो उसे बचा सके। ठीक है ना, और ये जमींदारी ऐसा नहीं कि जमीन इसके पास में इसके परदादा से चली आ रही होगी, नहीं, ये आसपास के गांव के एरिया का जो छोटे मोटे जमींदार होते थे उनको हरा के उनकी जमीन पे कब्जा भी कर लेते थे। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। और भी इसमें एक दो पॉइंट आ जाएंगे आपके। अक्सर ताकतवर सैनिकों के द्वारा जो कमजोर लोग हुआ करते थे उनको जमींदार दखल करवा देते थे। ठीक है,
जमींदारों ने खेती लायक जो जमीनें थी इनको बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान उधार देकर उन्हें वहां बसाने की मदद की। यानी कि देखो, अब जमींदार के पास में भाई बहुत ज्यादा जमीन है, ठीक है, अब खेती करने के लिए कोई यहाँ पे है नहीं, तो खेती सिंपल सी बात है बंजर पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए जमींदार ने क्या किया कि अपने आसपास के एरिया में उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो खेती कर सकते थे, तो उन्हें अपनी खेती भी दी और खेती करने वाले जो साज सामान थे वो भी दिए। अब इससे क्या हुआ कि इससे ना बाजार विकसित होने लगा, जहाँ पे किसान हो गए, जमींदार हो गए, ये अपनी फसलों को बेच सकते थे। ठीक है, यहाँ पर कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका तो था, लेकिन उसने किसान से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षणवाद का एक पुट था बेसिकली। ठीक है, अब धीरे धीरे करके जमींदारों के प्रति जब विद्रोह वगैरह उत्पन्न हुए तो 17वीं शताब्दी में ये चीजें बढ़ती चली गई। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो आई होप भाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि मुगल काल में जो जमींदार थे इनकी क्या क्या भूमिका रही थी। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द डिटेल द रोल ऑफ जमींदार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है ना, तो क्या रोल है भाई जमींदार का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, वो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी 3-4 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे समझाना है बच्चों अमरनायक प्रणाली के बारे में। ठीक है, और ये प्रश्न 8 नंबर में बहुत बार आया हुआ है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। चैप्टर नंबर 7 का है विजयनगर साम्राज्य एक राजधानी, इसके बारे में। चलिए देखिए, ये जो अमरनायक प्रणाली है जो कि विजयनगर साम्राज्य में अपनाई गई थी, इसके कुछ अंश जो हैं वो हमें दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली है इससे मिलते हैं। याद रखिएगा, तो एमसीक्यू में आ सकता है कि अमरनायक प्रणाली किससे मिलती जुलती है, तो एकता प्रणाली से। ठीक है, अब ये जो अमरनायक बंदे होते थे इस प्रणाली में, उनको बोला जाता था सैनिक कमांडर। अमरनायक कौन थे? सैनिक कमांडर होते थे। तो राजा ने क्या किया हुआ था, इनको पूरे के पूरे विजयनगर के साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए, इनको शासन करने के लिए एक क्षेत्र दे दिया जाता था। ठीक है, जिन क्षेत्रों से अमरनायक किसान, शिल्पकर्मी, व्यापारी, अन्य जो लोग होते थे उनसे कर वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे और वहां पे नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अब अमरनायकों को जो पैसा मिलता था, जो बेसिकली राजस्व मिलता था, ये इसका उपयोग क्या करते थे? तो उपयोग जो था वो पहले तो अपने कुछ व्यक्तिगत खर्चों के लिए रख लेते थे। ठीक है, घोड़े, हाथी, इनके दल के रखरखाव के लिए रख लेते थे, और साथ ही साथ कई बार मंदिरों के निर्माण, उनके रखरखाव के लिए, सिंचाई के साधनों के विकास के लिए भी पैसा खर्च किया करते थे। ठीक है, अब अमरनायक ये तो हो गए क्षेत्र के बारे में, लेकिन राजा के बारे में क्या नियंत्रण था इसका? तो राजा ने एक एक नीति अपनाई थी। क्या नीति अपनाई थी? कि अगर हमें पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखना है तो हमें जगह बेजगह क्या करना चाहिए, अपने जो सैनिक कमांडर है अमरनायक, इनको लगा देना चाहिए, ताकि जहां पर भी अगर विद्रोह यानी कि तोड़ने की आवाज उठेगी तो अमरनायक उनको शांत कर देंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये अमरनायक दल एक तरीके से विजयनगर शासकों को एक बहुत बड़ी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। ठीक है, जिसके माध्यम से राजा जो थे वो क्या करते थे, नियंत्रण रख पाते थे पूरे साम्राज्य पे। ठीक है, यहाँ पे स्वामी व्यक्ति की बात आ जाती है। क्या भाई, कि जो अमरनायक होते थे, सैनिक कमांडर होते थे, ये साल में एक बार या फिर जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान होता था तो ये स्वयं या फिर किसी को भेजकर राजा के सामने उपहार लाते थे, भेंट लाते थे, जिससे राजा को ये यकीन रहता था कि ये भी अभी हमारी स्वामी भक्ति में लगा हुआ है, इनकी इसकी श्रद्धा अभी भी मेरे प्रति है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ। राजा को ना हमेशा एक बात का डर लगा रहता था। कैसा डर? कि मान लेते हैं उसने पूरे साम्राज्य में 10 अमरनायक जो है, यानी कि 10 अमरनायकों को भेजा हुआ है अलग अलग क्षेत्र। तो कुछ अमरनायक ऐसे थे जो चाहते थे कि हम विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर अपने लिए खुद का जो क्षेत्र है वो स्थापित करें। तो राजा ने ये चीज पहले ही सोच रखी थी, तो इसलिए राजा पता है क्या करता था, उनका कर देता था स्थानांतरण। यानी कि राजा कभी कभी इन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता था, क्योंकि राजा को डर था अगर इन्हें स्थापित अपना मतलब इन्होंने विद्रोह किया तो फाइनली वो क्षेत्र उन्हीं की चलेगी, तो हो सकता है ये अलग हो जाए इसी। ठीक है, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे करके नए नए जो अमरनायक उभरे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है भाई अमरनायक प्रणाली की। तो आई होप बच्चों 8 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है, आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखेंगे इंग्लिश में कि डिस्क्राइब दी
पॉलिटिकल डिस्कवरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर, दैट इज इमोर्टल हीरो सिस्टम, अमर नायक प्रणाली। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं और इन सभी को इजीली आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, हिंदी में समझा दिया है, इंग्लिश में आप यहां से देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बात करने से पहले अगर आप सभी बच्चों को अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक में बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है बच्चों आपके लिए ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही आप सभी ने कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 6 से है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको ना दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के। जैसे पहला पूछेगा, विभिन्न शताब्दियों के दौरान सूफी मत के विकास ने इसे और मजबूत बनाया, वर्ण कीजिए। बिल्कुल ठीक है बात भाई। और अलग तरीके से घुमा के पूछा जाएगा तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था, वर्ण कीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन दोनों में से कोई सा भी आए, आंसर आपने सेम ही लिखना है। एक छोटा सा पॉइंट लिख देंगे कि भाई 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन चुका था। कैसे? तो इसमें सबसे पहले आप जो बात लिखेंगे वो लिखेंगे खानकाह की। खानकाह, जो सूफी संत थे, इन्होंने 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफी संतों ने, ये जो सूफी संत धर्म प्रचारक थे, इन्होंने अपने आप को एक स्थायी निवास में स्थान देना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस स्थायी निवास का स्थान होता था, नाम होता था खानकाह। इस खानकाह का नियंत्रण शेख करते थे, उसके पीर या उसके मुर्शिद यानी कि अनुयायी वगैरह किया करते थे। शेख जो थे इस खानकाह में अपने अनुयायी की मुरीदों की भर्ती करते थे, उन्हें दीक्षा शिक्षा दिया करते थे। साथ ही जब शेख को लगता था कि उसका अंतिम समय आ चुका है तो ये उन्हें अपना वारिस घोषित करते थे। और 12वीं शताब्दी तक आते आते बच्चों इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन हो चुका था, जिसमें सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर, इसीलिए ये ऐसा कहा जाता है। शेख अथवा मुरीद के बीच का ये घोतक थी, जिसकी सबसे पहली जो अटूट कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद को मानी जाती है। और जो भी मुर्शिद वगैरह यहाँ पे बनते थे, उनको जो दीक्षित हुआ करते थे इस सूफी मत में, ठीक है ना, उनको एक निष्ठा का वचन देना होता था। साथ ही सिर मुड़ाकर तीगड़ी लगे हुए वस्त्रों को पहनना होता था। ठीक है, अब जब पीर की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद में उसकी जो दरगाह थी उसके मुरीदों के लिए क्या बन जाती थी, एक भक्ति का स्थान बन जाती थी। ठीक है, यानी कि जैसे किसी पीर की मृत्यु हुई, हम अजमेर की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ऐसी बहुत सारी दरगाहें हैं। ठीक है ना, शेख निजामुद्दीन औलिया वटेवर, तो वो जो उनका दरगाह है वो उनके शिष्यों के लिए, उनके मुरीदों के लिए क्या था, भक्ति का स्थान थी। ठीक है, लोग जो थे वो आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उसका आशीर्वाद लेने जाया करते थे। यानी कि लोग अपनी कामनाओं के लिए, ठीक है, आने वाले भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए, या फिर कोई कामना पूर्ण हो गई हो, या फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए इनकी दरगाह पर आया करते। अब दरगाह पर आते थे तो एक ना परिपाटी यहाँ पे विकसित हो गई। उस परिपाटी का नाम था उर्श परिपाटी। दैट मीन्स पीर की दरगाह पर, यानी कि उसकी जियारत पर, जियारत का मतलब होता है दर्शन करना, एक तरीके से तीर्थ यात्रा करना। तो पीर की दरगाह पर जियारत करने के लिए जाने जाने वाली एक नई परंपरा विकसित हो गई। ठीक है, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद जो पीर हैं वो क्या होते हैं, ईश्वर में एक ही भूत हो जाते हैं और ये हमारे लिए अच्छे कार्यों को अंजाम देते हैं। ठीक है, कुछ रहस्यवादी सूफियों ने सिद्धांतों की व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रखी, खानका का तिरस्कार किया और रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताने लगे। यानी कि एक तो वो थे जो खानका के नियमों को वगैरह का पालन करते थे, लेकिन कुछ जो सूफी मत के लोग थे उन्होंने क्या किया, एक नया आंदोलन की नींव रखी और कहा कि हम खानका का तिरस्कार करते हैं, हम फकीर की जिंदगी बिताएंगे, इस तरीके से। ठीक है, इन लोगों ने कहा गरीबी होना, ठीक है, और ब्रह्मचर्य होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाने गया। ठीक है, जो सूफी मत के एक तरीके से हैं तो सूफी मत के ही, लेकिन उनके सिद्धांत अलग हैं। उनको बोलते थे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। ठीक है, इसी मत में बेशरिया शरिया की बात आ जाती है। बेशरिया शरिया की अवहेलना करने वाले, बाशरिया शरिया का पालन करने वाले, ये चीजें थी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर कैसे 11वीं शताब्दी तक आते आते जो सूफी मत था वो कैसे एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहां से देख लेंगे कि द डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म ड्यूरिंग वेरियस सेंचुरीज further strengthened these described, and by the 11th century
सूफिज्म हैड बिकम अ फुल फ्लैग्ड मूवमेंट डिस्क्राइब। ठीक है ना, तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं, आप इन सभी को पढ़ें और अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, बाकी आपके जो और पॉइंट है वो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 12। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे और 8-8 नंबर के भी 2 बनेंगे। अभी आपको समझाऊंगा क्या क्वेश्चन क्या है। पंचायत और गांव के मुखिया किस प्रकार ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, व्याख्या कीजिए। और यहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा जाति पंचायतों की विशेषताएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले ग्रामीण समुदाय में पंचायत के बारे में। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय में पंचायत, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। यानी कि पुराने जमाने में आप सभी को पता है, जो बड़े बड़े गांव के बुजुर्ग होते थे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी, वही गांव की पंचायत करते थे। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि सभी बुजुर्ग शामिल हो जाते थे, जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी अपनी पुश्तैनी संपत्ति होती थी वो शामिल होते थे। ठीक है, अब इन बुजुर्गों का जो फैसला था वो सभी लोगों को मानना पड़ता था। तो एक समस्या आ गई कि बहुत सारे लोग जो थे वो एकमत नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए पंचायत का जो सरदार था उसको मुखिया बना दिया गया, जिसे मुकद्दम या फिर मंडल बोला करते थे। संभवतः मुखिया का चुनाव जो है वो बुजुर्गों की आम सहमति से ही होता था। ठीक है, अब ये जो मुखिया है जो पूरे गांव पर शासन करेगा, ठीक है, बुजुर्गों के माध्यम से, उसके पास में पैसा वैसा कहां से आएगा, क्या काम करेगा ये। तो गांव की आमदनी व खर्चे का ये हिसाब किताब रखता था। अपनी निगरानी में जो मुखिया का मुख्य काम था वो था अन्य लेखा जोखा रखना। ठीक है, विकास करना, जो कि जिसमें कौन एक इसका साथ देता था, वो देता था पटवारी। ठीक है, इसीलिए ग्रामीण समुदाय में मुखिया के बहुत सारे कार्य यहाँ पे बताए गए। जैसे पंचायत का एक सबसे बड़ा काम होता था ये तसल्ली करना कि जो भी शादियां गांव में हो रही हैं वो जाति के हदों के अंदर ही हो। ठीक है, यानी कि जिसकी जैसी जाति, जाति की जो नियम थे मुगल काल में उसी हिसाब से हो। ठीक है, जैसे कि पूर्वी भारत में जितनी भी शादियां होती थी वहां पे मंडल, यानी कि जिसे हम सरदार बोलते हैं, मुकद्दम बोलते हैं, वो वहां पे मौजूद हुआ करते थे ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, जाति की अवहेलना करने के लिए, रोकने के लिए आचरण पर नजर रखते थे, यानी कि कोई भी अगर जाति की अवहेलना करता था तो ये उसको दंड भी देते थे। ठीक है, साथ ही साथ ये उन पे जुर्माना लगा सकते थे, लोगों को निष्कासित भी कर सकते थे। अर्थात अगर किसी ने जाति की अवहेलना की है, ठीक है, गांव के खिलाफ गया है, तो ये जो मुखिया था, ग्रामीण जो पंचायत थी, वो उसे गांव से बाहर निकाल सकते थे। आपने पुरानी मूवीज में देखा भी होगा ऐसा, है ना। दंडित व्यक्ति दिए हुए को एक निश्चित समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था, लेकिन जब समय अवधि पूरी होती तो वापस आ सकता था। लेकिन जब उसे छोड़ा जाता था तो ना तो उसकी जाति की कोई इंपॉर्टेंस रहती थी, ना ही तो वो कोई काम कर सकता था, बस घर में रहेगा, गांव से बाहर रहेगा और अपना जो काम है वो करेगा, लेकिन उसको कोई छुएगा नहीं, कोई उसको मदद वगैरह कुछ नहीं करेगा। ऐसी स्थिति हुआ करती थी। ठीक है ना, तो आप सभी को समझ में आ गया ग्रामीण समुदाय में पंचायत और ग्रामीण पंचायत के कार्य। 8 नंबर का एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पार्ट आता है ग्रामीण समुदाय में जाति पंचायत। तो जैसे जैसे गांव की अपनी एक पंचायत होती थी, अब गांव में बहुत सारी जातियां होती थी, तो इसलिए ग्राम पंचायत के अलावा भी गांव की हर एक जाति की अपनी अपनी जाति पंचायत होती थी। ठीक है, मान लेते हैं गांव में 4 जातियां हैं, तो पूरे गांव में टोटल जो है वो 4 पंचायत भी होंगी, 4 जाति पंचायत होंगी। ठीक है, समाज में अगर हम बात करें एक गांव के, देखो गांव में कई तरह की समाज होते हैं जाति के आधार पे, तो हर जाति में, हर समाज में अपनी अपनी जो जाति पंचायत है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती थी। ठीक है, वे जमीन से जुड़े हुए जो दावेदारी हैं उनको सुलझाती थी, साथ ही ये तय करती थी कि जो शादियां हैं वो जातिगत मानदंडों के मुताबिक ही हो। ठीक है, और गांव के आयोजन में किसको ऊपर तरजीह देनी है, किसको नीचे तरजीह देनी है, ये यही तय करती थी। जैसे कि राजस्थान में जाति पंचायत अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के जो झगड़े थे इनका निपटारा वगैरह किया करती थी। और भी 1-2 पॉइंट आप जाति पंचायत के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ग्रामीण समुदाय में पंचायत, उसके कार्य और एक जाति पंचायत। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लेंगे कि हाउ डिड पंचायत एंड विलेज हेडमैन रेगुलेट द रूरल सोसाइटी एक्सप्लेन। तो पंचायत इन रूरल कम्युनिटी सोसाइटी क्या थी, इसके फंक्शंस क्या हैं,
तो कैसे विकसित होती है, इसके फंक्शंस क्या, वो यहाँ पे जाएंगे। मेनली 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। 3 नंबर में 8 नंबर में जाति पंचायत आ सकता है, ठीक है ना, कास्ट जो पंचायत है वो वाला, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। निर्गुण भक्ति के प्रचारक के रूप में गुरु नानक जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। क्या वे कोई नवीन धर्म स्थापित करना चाहते थे, स्पष्ट कीजिए। आपको क्या समझाना है, गुरु नानक जी की शिक्षाएं, और एक शब्द एक लाइन में ये कि क्या ये नवीन धर्म स्थापित करना चाहते थे या नहीं, ये बताना है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और निर्गुण भक्ति के प्रचारक। तो पहली शिक्षा तो आपको पता ही चल गई, क्या निर्गुण भक्ति के प्रचारक है, यानी कि इन्होंने धर्म के जो सभी बाहरी आडंबर हैं इनको स्वीकार किया, जैसे कि यज्ञ करना, अनुष्ठानिक स्नान करना, मूर्ति पूजन, कठोर तपस्या, इन सभी का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ है निर्गुण भक्ति का प्रचार करना, यानी कि निर्गुण भक्ति करो जिसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई उनका बेसिकली आकार नहीं है। तो उपासना के सरल नियम क्या बताया इन्होंने बताया स्मरण एवं जाप करना, नाम का जाप करना, ठीक है। चाहे फिर हिंदू हो मुस्लिम हो, इनके धर्म ग्रंथ में जो भी नियम बताया कि जो इवन धर्म ग्रंथों को इनकार है, और ये कहा कि परम पूर्ण रब का कोई लिंग कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने जो शब्द थे, अपने जो विचार थे, ये पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से, देखें शब्द का मतलब होता है अलग अलग रागों के माध्यम, ठीक है। तो गुरु नानक जी का जब अंतिम समय आया, इन्हें लगा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, तो इन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरे गुरु पद पर आसीन होंगे एक नए व्यक्ति, एक नया उनका जो अनुयायी था अंगद। और ये परिपाटी गुरु नानक जी की शिक्षा वाली ये जो परिपाटी थी वो तकरीबन 200 वर्षों तक चलती रही। लेकिन 200-250 वर्षों के बाद में यहाँ पे थोड़े प्रभेद उत्पन्न होने लगे। इसलिए कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक जी जीते जी इन्होंने अपने हिसाब से कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया, बल्कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके जो शिष्य थे, इनके जो अनुयायी थे, उन्होंने अपने आचार विचार इस प्रकार से बनाए जिसमें हिंदुओं को अलग आचार विचार दे दिए और मुस्लिम जो थे इनको अलग चिन्हित करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब इसके संबंध में आपको गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब और ये जो खालसा पंथ है गुरु गोविंद सिंह जी, इनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे गुरुवाणी का मतलब क्या है, सिख धर्म के 5वें गुरु थे बच्चों, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। तो गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और उनके 4 उत्तराधिकारियों जैसे बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए, ठीक है। साथ ही कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया था, जिसे गुरुवाणी कहा गया था, ठीक है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब की बात आ जाती है, तो 7वीं शताब्दी में सिख धर्म के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, इन्होंने 10वें गुरु जिसे बोलते हैं, तो इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को इस गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया, रचनाओं को शामिल किया। गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली, ठीक है। खालसा पंथ की नींव का मतलब क्या हो गया, खालसा पंथ की नींव का मतलब हो गया पवित्रों की सेना की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने सिखों के लिए 5 प्रतीक को समझाया, बिना कटे केस, कृपाण, कक्ष, कंघा और लोहे का कड़ा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो बाबा गुरु नानक जी के बारे में आपने पहले शिक्षाओं के बारे में ये बता देना है। देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात की है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट के बाद में आपके सामने ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है भाई। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि थ्रो लाइट ऑन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक जी एज ए टीचर ऑफ निर्गुण भक्ति, डिड दे वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, नॉट। तो टीचिंग्स क्या है गुरु नानक जी की, वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। एंड दे डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश न्यू रिलीजन, ठीक है, रिलीजन बेसिकली। तो उस संबंध में आप ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 10 साल के बोर्ड के पेपर में बहुत बार आया हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बर्नियर के भूस्वामित्व के विवरणों ने कई दार्शनिकों को प्रभावित किया। पहले तो आप ये समझो कि वर्नियर के भूस्वामित्व को लेकर क्या विचार थे। तो इसका विचार ये था कि जो भारत है, ठीक है ना, भारत में मेनली अगर गरीबी है तो इसका मेन कारण है कि भूमि पर राजा का अधिकार है, भूमि पर राजा का अधिकार है, यानी कि भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव है, इसलिए भारत पिछड़ा हुआ है। तो इस विचार से कौन कौन से दार्शनिक प्रभावित हुए या फिर किन किन दार्शनिकों ने प्रतिक्रिया की, वो समझाना है। तो भाई मुगल काल की बात हो रही है और अबुल फजल का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल ये कहते हैं कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ना तो मेरे द्वारा जो आईनी कभी लिखी गई है वो, और ना ही तो किसी भी सरकारी मुगल दस्तावेज में ये कहीं नहीं बताया गया, कहीं नहीं लिखा गया, कहीं अंकित नहीं है कि राज्य जो था, जो राजा था, ये पूरी की पूरी भूमिका एकमात्र स्वामी होता था। क्योंकि उस समय जमींदार जो थे इनके पास अपने खुद की बड़ी बड़ी बेसिकली बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। तो ये कहना तो गलत हो गया भाई। हाँ, अबुल फजल ये जरूर मानते हैं कि भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताया जाता है, यानी कि भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था ये राज्य का एक मेहनताना होता था, पारिश्रमिक होता था। कैसा? क्योंकि राजा जो है वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करता था, ठीक है, तो सुरक्षा करने के बदले वो उनसे थोड़ा पैसा मांगता था राजा, ठीक है ना। तो इसको आप ये कह दोगे कि भाई पूरी तरीके से राजा का स्वामित्व है भूमि पर, तो ये चीज गलत है। ऐसा संभव है कि जितने भी यूरोपीय यात्री, जैसे कि बर्नियर आया था, तो इसने ये देखा कि ये जो राजा की मांग है टैक्स वाली, ये बहुत बड़ी है बेसिकली, तो उसे लगा कि बहुत बड़ी है तो सब कुछ इन्हीं का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ना तो ये लगान था, नहीं तो भूमि का था। ये क्या था? उपज पर लगने वाला टैक्स था, ठीक है। तो अबुल फजल की ये बात आ गई। फिर बात आती है दूसरे की, जिसका नाम है मोंटेस्क्यू। तो मोंटेस्क्यू के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया, ये समझाइए। तो आपको उसमें मोंटेस्क्यू के बारे में बताना है। तो बेसिकली ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांसवा वर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग करके प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया। का मतलब क्या था? प्राच्य या फिर कह सकते हैं पूर्व, तो प्राणी या फिर पूर्वी जो एशिया थी, इसमें शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिससे दास्यता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। मोंटेस्क्यू क्या कहता है? मोंटेस्क्यू ये कहता है कि ये जो मुगल कालीन टाइम पीरियड था, ठीक है ना, इसके मेरे हिसाब से, मोंटेस्क्यू कहते हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे जो शासक थे वो अपनी प्रजा के ऊपर इतना ज्यादा प्रभुत्व रखते थे, इतना ज्यादा कंट्रोल रखते थे कि उन्हें दासों की तरह, गरीबों की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है ना। जिसमें जमींदार जो थे ये अहम रोल निभाते थे उनका शोषण करने के लिए, ठीक है। राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से अपने खान पान के लिए पैसे जुटा सकता था, मुश्किल से गुजर बसर करता था, ऐसा मोंटेस्क्यू का कहना था, ठीक है। एक और व्यक्ति है कॉल मार्क्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कॉल मार्क्स के संबंध में ना एक क्वेश्चन बनेगा आपका 3 नंबर का, क्या कि बर्नियर के ग्रंथ से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी में कॉल मार्क्स ने क्या बात कही, या फिर कॉल मार्क्स के विचारों का वर्णन कीजिए, ये भी आ सकता है, याद रखिएगा। लिखेंगे कैसे? आंसर इस तरीके से लिखेंगे, किसके बारे में है? कॉल मार्क्स के बारे में। 19वीं शताब्दी में कॉल मार्क्स ने ये जो बर्नियर के भूस्वामित्व के विचार थे, इसे एशियाई उत्पादन शैली के संहित के रूप में और आगे बढ़ाया। कैसे? कॉल मार्क्स ने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। यानी कि अगर हम बात करें भारत और अन्य एशियाई देशों में, तो जब इस पर किसी अंग्रेज का वगैरह का शासन नहीं था, तो उस समय जो भी बचा हुआ पैसा होता था, जो भी लाभ होता था, वो किससे मिलता था? राज्य को मिलता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त था, स्वतंत्र था, ठीक है, और आंतरिक रूप में समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना हुआ था। अब इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती है, यानी कि अधिशेष जब तक पूरी तरीके से मिलता रहता था तब तक राजकीय दरबार में नियंत्रण रहता था ग्रामीण समुदाय, ठीक है ना। लेकिन जब ये नहीं मिलता तो ये खत्म हो जाता था। इसकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था, लेकिन ये प्रणाली निष्क्रिय मानी जाती थी क्योंकि राजकीय दरबार का नियंत्रण ग्रामीण समुदाय पर तभी तक रहता था जब तक ग्रामीण समुदाय ने पैसा देते थे तब तक, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। बर्नियर के ज्ञान से प्रभावित होकर अबुल फजल ने क्या बात कही, ठीक है, मोंटेस्क्यू ने क्या बात कही और कॉल मार्क्स ने क्या बात कही, ये चीजें। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, यहां से देख लेंगे कि बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस्ड मैनी फिलोसोफर्स एक्सप्लेन। तो अबुल फजल की बात आ जाएगी, ठीक है ना। सेकंड बात आएगी आपके मोंटेस्क्यू के बारे में, ठीक, एंड थर्ड आएगा कॉल मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो आप इन सभी को अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, ओके। अच्छा, एक बार ना मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। जैसे पार्ट 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन हमने आपको समझाया था
विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर की विशेषता बहुत बढ़िया तरीके से बताते हो पार्ट नंबर 1 में। सेकंड क्वेश्चन में हमने आपको आयनीय कवरी की विशेषताएं बताई थी, ठीक है, फिर आयनीय कवरी की और विशेषताएं और यहाँ पे कुछ आयनीय कवरी की कमियां आपको बताई थी हमने पिछली वीडियो में, ठीक है। फिर हमने बताया था कि जो तमिलनाडु के अल्वार और निनासन थे, इनके जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण थे, यानी कि ब्राह्मण व्यवस्था का कैसे विरोध किया। वीर शैव ने जाति प्रथा का कैसे विरोध किया, वो भी हमने आपको समझाया था अच्छे तरीके से, ठीक है। लेक्चर भी बताया था हमने आपको ठीक है। बाकी कवि जी के बारे में ये कुछ बातें आ गई थी, तो ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। ये भी मतुता के अनुसार भारतीय शौर्य की क्या विशेषताएं थी, ये भी हम आपको पार्ट 1 में समझा चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 में देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। फिर आपको महानवी डिब्बा के बारे में ये सारी चीजें समझाई थी, ठीक है ना। तो मतलब बढ़िया तरीके से आपको हर एक पॉइंट हमने अच्छे तरीके से समझाया हुआ था, ठीक है। बाकी आप सभी को आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी, आप सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में सभी बच्चे अपना मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी वजह से अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा और बड़े अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। सभी को आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।